हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनली में। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेट्स का तीसरा पेपर सेट, जो कि शिक्षण एवं शोध अभियोगिता। ये नेट के पेपर की पूरी सीरीज है। इसमें 54 पेपर सेट्स हैं। तो आज हमारा सेट नंबर 3 है शिक्षण एवं शोध अभियोगिता। शिफ्ट 1 का है 25 सितंबर 2020। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करने से पहले बता दूं, इसकी वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी से ही कर लें। मैंने बहुत सारे फंक्शंस का मुझे नहीं पता है, नहीं आइडिया है, इसलिए मेरे सभी वीडियो क्वालिटी सही नहीं हो रही है। देखते हैं उसके लिए भी क्या पॉसिबल होता है। और अगर ये सारी पिक्चर्स आपको देखनी है, पिक्चर्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, इसके यही कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो उससे आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ये पेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंध से भिन्न है? तो आंसर होगा इसका आलोचनात्मक चिंतन। किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंध से भिन्न है? मतलब शिक्षण अलग है और प्रशिक्षण और अनुबंध अलग है, तो ये आलोचनात्मक चिंतन के अकॉर्डिंग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक में किन किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? पूछ रहे हैं कि शिक्षण जो विधियां हैं हमारी, टीचिंग मेथड्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी कंसाइडर्ड डायलॉजिक मानी गई है? तो इनमें यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग अनुशिक्षण और ग्रुप डिस्कशन ये संवाद के हिसाब से सबसे अच्छे मेथड माने गए हैं। कौन कौन से? अनुशिक्षण और समूह चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। है तो वैसे 4: व्याख्यान, अनुशिक्षण, समूह चर्चा और प्रश्न उत्तर प्रक्रिया। मतलब जो ग्रुप डिस्कशन है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। क्या करना है? निम्नलिखित में से, जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब कि एक शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जो यहाँ पर दी हैं इनमें से। ठीक है, वैसे तो जो शिक्षक है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें 5 विशेषताएं मेन है, बेसिक है। वो है पाठ स्पष्टता, कि उसके अकॉर्डिंग उसको पाठ समझ आना चाहिए कि पाठ में क्या है और आपको क्या बच्चे को समझाना है। दूसरा, निर्देशात्मक विभेदता, के डिफरेंस करके कि कौन से को हाईलाइट करना है और कौन सी चीज को नहीं करना है। फिर है शिक्षक कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में लगे रहना, सिखाते रहना कुछ ना कुछ। फिर है छात्र सफलता दर, कि ये 5 पॉइंट, 5 बिंदु महत्वपूर्ण है अकॉर्डिंग टू बोरिश। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 5 ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से? तो इनमें से क्या किया गया है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ए, पाठों की स्पष्टता, जिससे अधिगमकर्ताओं को के जो विचार हैं वो स्पष्ट किए जा सके। ठीक है, कि बिल्कुल पूरी तरह से पाठ स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। फिर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें है शिक्षक कार्य अभिविन्यास, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। जो यूनिट हमें निष्कर्ष की ओर ले जा रही है, वो निष्कर्ष हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर है ई पॉइंट, ई में है अधिगम प्रक्रिया में लगना,
जिससे विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। कि जो भी हम लर्निंग में अपना टाइम लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, वो छात्रों के लिए, लर्निंग के लिए यूजफुल हो, हमारा जो है वो डेवलपमेंट कर सके वो लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद। क्वेश्चन क्या है, विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, ठीक है, जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए, सी और डी केवल। ए अभिप्रेरणा, सी सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम सही सूची को देख लेते हैं। परीक्षा पुनः परीक्षा विधि क्या है, 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। ठीक है, परीक्षा पुनः परीक्षा विधि क्या है, 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। फिर है वैकल्पिक परीक्षा विधि। वैकल्पिक परीक्षा विधि क्या होती है, 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रशासित करना। फिर है अर्धविच्छेदन विधि। अर्धविच्छेदन विधि क्या है, एक ही सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। फिर है अंतर्निर्धारक विधि। स्वतंत्र रूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक शोध। कौन सा शोध, हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित। कौन सा होता है ये, क्रियात्मक, जिसमें क्रियाएं चलती हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी जो 2 पेपर सेट गए हैं उनमें से एक में आया ये नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और चिंतन। दूसरे तरीके से पूछा गया था लेकिन है क्रियात्मक के अकॉर्डिंग ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यह है किसी शोध परियोजना में उचित प्रचालित परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। किसी शोध परियोजना, कोई भी प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट में उचित प्रचालित परीक्षा का उपयोग करते हुए, ठीक, शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अगर हमने किसी समस्या को अपने माइंड में रखा है, उस समस्या के अकॉर्डिंग हमने एक परिकल्पना बनाई है, लेकिन उस परिकल्पना को, उस उपकल्पना को गलत साबित करने के लिए हमारे पास साक्ष्य हमें मिल जाते हैं, तो ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है। तो आंसर आएगा अल्फा त्रुटि। अब इसके अकॉर्डिंग हो गई अल्फा त्रुटि। अल्फा त्रुटि के अकॉर्डिंग क्या, एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में सत्य हो को निरस्त कर देता है। इसे अल्फा त्रुटि या प्रकार 1 त्रुटि कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। क्या कहते हैं कि जो परिकल्पना है हमारे पास, लेकिन उस परिकल्पना को, उस थॉट को गलत साबित करने के हमें साक्ष्य मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्फा त्रुटि। ये अल्फा त्रुटि क्या है, वास्तविकता में एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में सत्य हो को भी निरस्त कर देता है, तो उसे अल्फा त्रुटि या प्रकार 1 की त्रुटि
कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट है। कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को संगतपूर्ण माना जा सकता है। लास्ट जो पेपर सेट गया अभी 24 सितंबर वाला, तो उसी में था ये क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट वाला। किन कथनों को संगतपूर्ण माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डी में ए, बी और ई। ए में क्या है, मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। फिर है, शोध परिकल्पना में विविध प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। और लास्ट है ई। ई में है, शोध परिकल्पना का निराकरणीय परिकल्पना के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इसको एक बार और ध्यान से देख लेना। मेनली क्या है, मुख्य शोध परिकल्पना के में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना। दूसरा, शोध परिकल्पना में विविध प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष पता लगाने का उद्देश्य होना चाहिए। फिर है, शोध परिकल्पना पर शून्य परिकल्पना के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो ये मेन पॉइंट है इसके, जो कि एक कॉलेज या विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना तैयार करता है, उसके मुख्य बिंदु ये है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं एक बार। ये है सामान्य यादृच्छिक परिचयन प्रतिचयन। ये भी क्वेश्चन लास्ट में आ चुका है, लास्ट पेपर सेट में। जैसे जैसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे तो आपकी मेमोरी में बिल्कुल अच्छे से फिट होते रहेंगे। इसीलिए हमें हमारा सुनना भी, क्वेश्चन पेपर सेट को सुनना भी हमारा बेकार नहीं जाएगा। तो ये है सामान्य यादृच्छिक परिचयन। सामान्य यादृच्छिक परिचयन क्या है, प्रत्येक इकाई को चयनित करने के लिए समान एवं स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। क्या कहलाता है ये, सामान्य यादृच्छिक परिचयन। फिर है व्यवस्थित परिचयन। व्यवस्थित परिचयन क्या है, के अंतराल n से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कर इकाइयों को निकाला जाता है जहां n = समग्र का आकार = प्रतिदर्श का आकार होता है। ठीक है, मतलब बराबरी वाली कंडीशन आ जाती है व्यवस्थित परिचयन। फिर क्या है, विमानात्मक प्रतिचयन। प्रतिदर्श संरचना आरेखन से पूर्व अभिज्ञापित विभिन्न विशिष्ट लक्षणों के अनुसार इकाइयों को अभिज्ञापित किया जाता है। ये कहलाता है विमानात्मक प्रतिचयन। फिर आता है स्नोबॉल प्रतिचयन। स्नोबॉल, प्रथम सदस्य इकाई दूसरी इकाई को अभिज्ञापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह अनवरत चलता रहता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली। तो ये अनावरत ऐसे ही चलता रहता है। स्नोबॉल प्रतिचयन इसको कहा जाता है। ठीक है, एक बार बैक करके वीडियो दोबारा से सुन लेना चाहे, आपको पक्के से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यह है असर्शन और रीजन, अभिकरण। देख लेते हैं अभिकरण क्या है भाई। शोध में इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। ठीक है, फिर रीजन क्या है इसका, इस प्रतिमान में शोध का संदर्भ सामान्यीकरण पर
पहुंचना नहीं बल्कि सजीव यथार्थ की खोज करना है। दोनों ही सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ। पैराग्राफ को तो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन जरूर रीड कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11, आज के विपणनकर्ता निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज के विपणनकर्ता निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज के कौन से भाई? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा सामाजिक बाध्यताएं। फिर है आज के समाज की मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु है। आज के समाज की मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु क्या है? इसमें है निगमित नैतिकता। फिर आता है दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता देती हैं? आंसर आएगा समर्थनीय विपणन को। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद मतलब ये जो पैराग्राफ दिया है इसके अनुसार समर्थनीय विपणन को किस रूप में समझा जाता है? आंसर आएगा एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, संवेदनशील पूंजीवाद में समष्टि है। संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट है क्या? ऑप्शन नंबर बी में बी और सी। बी क्या है? नागरिक भावना से परिपूर्ण होना, और सी है सामाजिक संबंधों को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पेज चेंज कर लेते हैं। 16 क्या है? कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण। चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा आवश्यक प्रयास, एफर्ट्स नीडेड। आवश्यक प्रयास, एफर्ट्स नीडेड। ठीक है, ये है सन 1954 में विल्बर शैमन ने चयन के भाग की अवधारणा विकसित की। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपको ये मिल जाए कि चयन के भाग की जो अवधारणा है वो किसने विकसित की या फिर कब विकसित की। तो ये है विल्बर शैमर ने 1954 में विकसित की। कक्षीय संप्रेषण में यह आवश्यक प्रयास द्वारा प्रतिफलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखित संप्रेषण की प्रभाविता। लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित है। किन पर? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सी में है CDF। सी लिखने के बाद संपादन। डी में है वाक्यांशों में सूक्ष्मता, बहुत जरूरी है। वाक्यांशों में सूक्ष्मता बहुत जरूरी है। फिर है F, शब्दों का प्रभावी प्रयोग। ठीक, क्या है? लिखने के बाद संपादन, वाक्यों में सूक्ष्मता और शब्दों का प्रभावी प्रयोग। ठीक, ये बहुत ही मेन चीज है संप्रेषण की को प्रभावित बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर अभिकथन है, यह अध्यापक की जिम्मेवारी है कि वह विभिन्न अंतःक्रियात्मक तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। बिल्कुल। फिर क्या है रीजन? अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। बिल्कुल, अगर अध्यापक ऐसा होगा कि आप सुनते रहें तो आप जो ऑडियंस होती है वो निष्क्रिय श्रोता बन जाती है। जब एक विश्वास पनप जाता है टीचर के प्रति कि जो भी बोल रहा है बस वो सही है और सही है लास्ट तक, तो निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। ये दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण के प्रकार और उसकी विशेषताएं। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण है वो किस में होती है? इसकी विशेषता क्या है? स्वयं से होती है। अंतःव्यक्तिक स्वयं से। अंतर्व्यक्तिक व्यक्तियों के मध्य, समूह लघु संगठन के बीच, और जन समुदाय अज्ञात श्रोताओं के बीच की बड़ी संख्या।
आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? एक ने तो बता दिया बाधक है, ठीक है। अव्यक्तिक संप्रेषण कक्षागत प्रतिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। अव्यक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नीचे 3 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 48। नेक्स्ट है, ये कॉपी पेंसिल के क्वेश्चंस हैं, मैं बस रीड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये पिक्चर्स डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग इन्हें देखकर कर लेना। अगर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आज भी सही नहीं होती, वैसे मैंने कुछ फंक्शंस में छेड़छाड़ की है, देखते हैं क्या होता है। 2, 10, 26, 50 की श्रृंखला में अगले अंकों का निर्धारण करें, तो अगला अंक होगा 82। नेक्स्ट है, ट्रेन में जा रहा एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की नियमित दूरी पर हों तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? आंसर होगा 90 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रुपये 50,000 की रकम बैंक में 1 साल के लिए 10% ब्याज पर जमा की गई। यह ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर परिकल्पित होता है, तो 1 साल के अंतिम में ब्याज की रकम क्या होगी? तो 1 साल के अंत में ब्याज की रकम होगी 5,125 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया निम्न अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ABCF, फिर निकाला है B से BCDG, फिर C से आगे, नेक्स्ट आया D से, तो नेक्स्ट आएगा G से। ठीक है, कहाँ है? A से B से BC, C से आया D और D से आया फिर नेक्स्ट यहां पर दिया है E से। ठीक है, निकालना पड़ेगा पेपर पेंसिल से, अभी इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सोल्यूशन 1 ABCF। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगाते। प्रत्येक पद के प्रत्येक अक्षर में 1 की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे EFGJ, E छोड़ो। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है। न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है, तो इसमें दिया हुआ है क्रम को सही लगाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही माना इन्होंने। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये है न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। क्रमबद्धता को लिखिए, तो इसमें देंगे हम A, B, D और C। आकांक्षा, योग्यता, सत्रिधि और तात्पर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है। आंसर होगा शेषवत अनुमान। नेक्स्ट है
हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभाव कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विरुद्ध। मतलब जब खंडन करना होता है, खंडन करने का के कारण निष्कर्ष निकालना, खंडन करो निष्कर्ष निकालो, तो ये किस तरह का होगा? विरोधाभास को जन्म देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे 4 प्रविष्टियां दी गई हैं, उनमें से 2 ऐसे संबंधित हैं जो वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। इन 2 प्रवृत्तियों के कूट का चयन करें। सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। विरोधाभास के दे दी, बिल्कुल ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर आता है कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ए और बी ओनली। ए और बी ओनली में सभी व्यक्ति या तो ईमानदार हैं, यहाँ कहा है, उसके विपरीत क्या, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। जबकि सी और डी में क्या किया है, कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं तो कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन का है भाई, टेबल आ गई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड पेज चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू टेबल इनके आंसर्स देने हैं, मैं बस क्वेश्चन आंसर रीड करूंगी। इसमें संस्था को प्रतिवर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू टेबल आप निकाल लेना इसको। आंसर है 36.66। नेक्स्ट है उल्लेखित, मतलब कि अभी जो टेबल है उल्लेखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है वह उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1%। नेक्स्ट है 2015 में 33 क्वेश्चन नंबर, 2015 में इन सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? आंसर होगा 84.63। नेक्स्ट है टोटल वर्ष 2017 में संस्था का इन मदों में कुल व्यय है। आंसर होगा 544.44। नेक्स्ट है वर्ष 2016 और 2018 में करों के रूप में किए गए व्ययों के बीच का अनुपात लगभग कितना है? तो आंसर होगा 27:22। नेक्स्ट है IoT संक्षिप्त का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है मेमोरी। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए यहाँ से, IoT से। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है मेमोरी का एक प्रकार है डैश, मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। कौन सा? रोम, ROM मेमोरी का एक ऐसा प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ है अभिकथन और तर्क। अभिकथन क्या कहता है? भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सत्य है ये तो। फिर क्या कहता है? मोबाइल की कीमत कम हो रही है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे उपभोक्ता बढ़ रहे हैं मोबाइल की कीमत कम हो रही है। नेक्स्ट है 39। इसमें ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है। क्या है ये?
डॉक्स, DOCX, DOCX। नेक्स्ट है दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1001। एक सेकेंड, क्या हुआ इसमें? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1001। बाइनरी सिस्टम के क्वेश्चंस पहले भी आते थे, फिर से अब बीच में अभी 2 पेपर गए, उनमें तो थे नहीं, इसमें दिखाई दिया। चलो अच्छा लगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम की काफ़ी टाइम से बच्चे करते हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत के संरक्षण का कारण है। ओजोन परत के संरक्षण का कारण है क्या? ये है वाष्पशील कैलोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन।
शुभ रात्रि सभी को।